सभी स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से आ गए हैं क्लास के अंदर। तो आज का जो सेशन है वो है साइक्लॉइड पे। ऑलरेडी मैंने बताया था आपको जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज स्पेशल कर्व्स। और स्पेशल कर्व्स में हम पढ़ने वाले हैं साइक्लॉइड, ईबी साइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, ये सारे कर्व्स हम स्पेशल कर्व्स में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ सिलेबस में इन्वोल्यूट भी है और एक स्पेशल कर्व स्पायरल भी होता है, मगर अभी फिलहाल में जो सिलेबस है यूनिवर्सिटी का उसमें स्पायरल नहीं है। तो हमें कौन कौन से स्पेशल कर्व पढ़ने हैं? साइक्लॉइड, ईपी साइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड और इन्वोल्यूट, ये 4 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। और ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा स्पेशल कर्व कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी कॉनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं, इसमें एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी ड्रॉ करना सीख चुके हैं। अब बात करते हैं आगे, साइक्लॉइड एक्चुअली होता क्या है और साइक्लॉइड कर्व हम कब जनरेट करेंगे। तो बात करते हैं साइक्लॉइड की। तो कुछ कंडीशन है साइक्लॉइड के लिए, जैसे कि एक रोलिंग सर्कल होगा और एक कोई पाथ होगा। ठीक है, सर वीडियो अटक गई आपकी। सर वॉइस अटक गई। अरे सब अटक गए, स्क्रीन भी अटक गई। वॉइस आ रही है सबको? यस सर। नेट फिर चले गया था एक्चुअली। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही आप। सबको दिख रहा है बोर्ड पे? यस सर। वीडियो क्वालिटी ठीक है, ब्लर हो रहा है अभी? ठीक है सर। थोड़ा इशू अच्छा, आज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। आज देखता हूँ, क्लास होने के बाद देखता हूँ। ये एक रोलिंग सर्कल, इज अ रोलिंग सर्कल और ये एक स्ट्रेट पाथ है, दिस इज अ स्ट्रेट पाथ। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, कौन है? साहिल खान, साहिल सोनी, क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी आपको। ये एक सर्कल है, रोलिंग सर्कल है और एक स्ट्रेट पाथ है। अगर मैं कहूँ कि इसको मैं रोल करूँ,
यानी कि यहाँ से इसको पुश करूं और ये घूमता हुआ यानी कि पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा, तो क्या होगा, ये अपनी इस पोजीशन से चेंज होगा, यानी कि अपनी इस पोजीशन से मूव होता हुआ आगे की तरफ अपनी नई पोजीशन पे आएगा। यानी कि क्या होगा, अगर इसका 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो किसी न किसी पाथ को या किसी न किसी डिस्टेंस को ये कवर करेगा। मान के चलिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, और मान के चलिए कि जब इसने पूरा का पूरा 360 डिग्री रेवोल्यूशन लिया तो ये अपनी नई जगह पे आ गया, दिस इज इट्स न्यू पोजीशन, ये अपना नई पोजीशन पे आ गया। ठीक है, अगर इसके सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट में कंसिडर करता हूं, सपोज दिस पॉइंट इज पी, अगर इस सर्कल के सरकमफेरेंस पर मैं कोई पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, मैंने पॉइंट को कंसिडर किया, वो पॉइंट कंसिडर किया मैंने जहां पे इसके सरकमफेरेंस और पाथ यानी कि सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, तो वो पॉइंट मैंने कंसिडर किया। कौन सा पॉइंट मैंने कंसिडर किया, जहां पर ये सर्कल फ्लोर के ऊपर या फ्लोर से कांटेक्ट में है, तो उस पॉइंट को मैंने पी मार्क कर लिया। तो क्या होगा, अगर इसको मैं रोल करता हूं, यानी कि एक जब कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन से आगे बढ़ता जाएगा और फाइनली जब पूरा इसका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा तो ये यहां से इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। जब इस पोजीशन पे ये पहुंच गया तो क्या होगा, तब ये होगा, अगर मैं कोई पॉइंट इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कंसीडर कर रहा हूं और जैसे जैसे ये आगे की तरफ मूव होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इस पॉइंट की लोकेशन यानी कि पॉइंट पी की लोकेशन भी चेंज होती जाएगी। यानी कि पॉइंट की लोकेशन हर कंडीशन में यहाँ पर नहीं रहेगी, पॉइंट पी भी क्या होगा, मूव होता जाएगा। तो क्या होगा एक्चुअली, अगर उन सारे पॉइंट्स को यानी कि क्या होगा, अभी यहाँ पर है ये, कुछ समय बाद क्या होगा, ये सर्कल की पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी, कुछ समय बाद कहाँ होगी, सपोज यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ समय बाद क्या होगी, इसकी पोजीशन सपोज यहाँ पे हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये सर्कल आगे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, पॉइंट पी की लोकेशन भी बदलती जाएगी। तो क्या होगा, हमें करना क्या है और हमें साइक्लॉइड कर्व कब मिलेगा। एक्चुअली क्या है, अगर इस पॉइंट को मैं मार्क कर लूं इसके सरकमफेरेंस पे और अगर इसको मैं रोल करता जाऊं धीरे धीरे, पूरा कंप्लीट क्या करना मुझे, फाइनली यहाँ तक क्या होगा, जब इस पोजीशन पे आएगा तो ये पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा, यानी कि पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा। तब ये पी पॉइंट किस पाथ को फॉलो करता हुआ अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचेगा। अगर इस पाथ को मैं ट्रेस करूं और उस पाथ को अगर मैं किसी कर्व से डिफाइन करूं या कर्व से ड्रॉ करूं तो वो जो कर्व कहलाता है वो साइक्लॉइडल कर्व कहलाता है। क्या कहलाता है, साइक्लॉइडल कर्व, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं इसको साइक्लॉइड। यानी कि जो पॉइंट पी होगा वो लगभग बात करें तो इस पाथ को फॉलो करता हुआ अपनी फाइनल पोजीशन पे आएगा। तो पॉइंट पी की जगह इसको मैं क्यू नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दोनों एक ही चीज है, पॉइंट पी और क्यू एक ही चीज है, मगर दोनों की लोकेशन अलग है, इसलिए मैं इसको पी से रिप्रेजेंट किया, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया। यानी कि साइक्लॉइड कर्व कब बनेगा, जब किसी सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर मैं कोई पॉइंट कंसिडर करूंगा और वो सर्कल पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा और वो मूव कहाँ होगा, किसी स्ट्रेट पाथ पे। किस पे मूव होगा, वो किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव होगा। तो वो स्ट्रेट पाथ पे मूव होगा तो क्या होगा, अगर इसके सरकमफेरेंस पे मैं कोई पॉइंट कंसिडर करता हूं, अपने मर्जी से एक पॉइंट मान लेता हूं, तो क्या होगा, जैसा जैसा ये आगे बढ़ते जाएगा सर्कल वैसे वैसे इस पॉइंट की पी की पोजीशन भी बदलती जाएगी और पॉइंट पी क्या होगा, इसी रास्ते से होता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा। यानी कि कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे, यहाँ पे फाइनली कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी कर्व को बोलेंगे साइक्लॉइडल कर्व, इन शॉर्ट हम कहेंगे साइक्लॉइड। अब बात करते हैं बुकिश लैंग्वेज के डेफिनेशन के हिसाब से। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन होगी अ साइक्लॉइड इज अ कर्व
traced by a point, traced by a point on the circumference of a circle, on the circumference of a circle which rolls along a straight line, which rolls along a straight line बोल सकते हैं, straight path भी आप बोल सकते हैं, which rolls along a straight path or straight line without slipping, SLIPPING। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो डेफिनेशन में होना चाहिए, विदाउट स्लिपिंग, यानी कि यहाँ पे जब ये सर्कल इस पाथ के ऊपर रोल करेगा, आगे बढ़ेगा, अपनी दूरी को तय करेगा, तब क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे स्लिपिंग हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, P से लेकर Q तक का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कोई बताएगा मुझे, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अगर ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा है और आगे बढ़ रहा है रोलिंग सर्कल इस स्ट्रेट पाथ पे, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा? स्क्वायर ऑफ रेडियस। सर्कल का जल्दी बताओ मुझे। स्क्वायर ऑफ रेडियस। सर्कमफेरेंस। सर उसके स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर। सर्कमफेरेंस के बराबर, यानी कि क्या होता सर्कल का, 2 पाई आर। 2 पाई आर आर, यानी कि डिस्टेंस 2 पाई आर होना चाहिए। कब होना चाहिए? जब ये पूरा 360 डिग्री घूम जाए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे बढ़ जाए। मगर ऐसी कब कंडीशन बनेगी कि डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर ही होगा? ये जब होगा जब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी। स्लिप होते हैं ना, जैसे कि अपन चलते हैं, केला रखा होता है नीचे, अपन पैर रखते हैं, स्लिप हो जाते हैं, स्लिपिंग होती है। यानी कि जब भी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वहां पे स्लिप हो जाएगा, है ना, फ्रिक्शनलेस सरफेस हो जाएगी। सेम केस यहाँ पे स्लिपिंग हो गई तो डिस्टेंस 2 पाई आर कवर नहीं करेगा। ये डिस्टेंस 2 पाई आर उसी परिस्थिति में कवर करेगा यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो। ये स्लिपिंग नहीं हो तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके सर्कमफेरेंस के बराबर यानी कि 2 पाई आर के बराबर डिस्टेंस ही कवर करेगा। सबको क्लियर हो गया? डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। अ साइक्लॉइड इज अ कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, यानी कि साइक्लॉइड क्या एक तरह का कर्व है, ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट यानी कि पॉइंट को ट्रेस करके बनाया गया है, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि वो पॉइंट कहाँ मार्क करना है हमें, जैसे पी पर मार्क किया ना हमने, कहाँ मार्क किया है, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि इसके सर्कमफेरेंस के ऊपर मार्क करना है। विच रोल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट पाथ होगा, विदाउट स्लिपिंग, यानी कि स्लिपिंग उसमें नहीं होना चाहिए ताकि वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली 2 पाई आर डिस्टेंस को कवर करे। फिर से एक लाइन में फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं। अ साइक्लॉइड इज अ कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ circumference of a circle which rolls along a straight line without slipping। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा साइक्लॉइड क्या होता है और उससे किन परिस्थितियों में हम ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल होगा जो रोल करेगा किसी स्ट्रेट पाथ के ऊपर और इसके सर्कमफेरेंस पे मैं कोई पॉइंट मार्क कर रहा हूं और पॉइंट पी मार्क किया। जैसा जैसा ये आगे बढ़ेगा ये पी पॉइंट की लोकेशन बदलती जाएगी और ये पी पॉइंट किस रास्ते से होता हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पी पॉइंट जैसे जैसा ये दूरी मतलब डिस्टेंस आगे बढ़ती जाएगी, ये सर्कल आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये पी पॉइंट की लोकेशन बदलती जाएगी। ये पी पॉइंट किस रास्ते से होता हुआ, ये पी पॉइंट किस रास्ते से होता हुआ अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचेगा, उस रास्ते को यानी कि उस पाथ को अगर मैं किसी कर्व से ड्रॉ कर दूं तो उस कर्व को हम साइक्लॉइड बोलते हैं। अब किसी को बताओ मुझे, मैंने हिंदी इंग्लिश अच्छे सबसे बता दी सिंपल लैंग्वेज में, बताओ डाउट तो नहीं किसी को साइक्लॉइड होता क्या है? नो सर समझ में आ गया ना? बोलोगे नहीं कभी कभी इंटरव्यू में पूछे बता दोगे आप साइक्लॉइड कब बनेगा? यस सर। हाँ सर इस तरह से आता है, सर्कल भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं कॉइन के नाम से भी आता है, टायर के नाम से भी आता है, ये कोई रोलर नाम से भी आता है, किसी नाम से भी एग्जाम में आ सकता है। बोल देगा एक कॉइन है और वो कॉइन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा है कि स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, आप उस कर्व का नाम बताएं और उस कर्व को ड्रॉ करें। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आपको समझ जाना है कि अगर स्ट्रेट पाथ के बारे में बात हो रही है और सर्कुलर ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो हमेशा वो साइक्लॉइड ही होगा। क्या होगा? हमेशा वो साइक्लॉइड ही होगा। ठीक है, आप करेंगे क्वेश्चन, अब इससे क्वेश्चन करेंगे और फटाफट आपको ड्रॉ करना है, क्वेश्चन आज खत्म करना है मुझे। ठीक है,
क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत थोड़ा जरूर है मगर क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आराम से ड्रॉ कर लेंगे। ये क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में, इस तरह से ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन 80% पेपर में आपको मिल जाएगा। जितने पुराने पेपर हैं, आप 10 पेपर देखेंगे तो 7 पेपर में कम से कम सेम क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये 7 नंबर में आना ही आना है, तो अच्छे से आप देख लें, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लें। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट a cycloid when the diameter of the rolling circle is 50 mm। इसमें क्या हो सकता है चेंज? बनाना वही चीज है, मेथड वही है, डायमेंशन डायमीटर की जगह 50, 55, 60, 45 की डायमेंशन चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे कैसे रहेगा। कंसिडर साइक्लॉइड व्हेन द डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्कल इज 50 mm। अब इससे हम टेंजेंट नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे, तो ये डेटा अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप ड्रॉ करें, अगर नहीं दिया है तो नहीं ड्रॉ करें, साइक्लॉइड बना के छोड़ दें, इतना सफिशिएंट रहेगा। मगर अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें टेंजेंट नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे, तो इसमें लिख देता हूँ क्वेश्चन में, ऑल्सो ड्रॉ अ टेंजेंट, also draw a tangent and a normal, also draw a tangent and a normal to the curve at a सर point। बहुत ब्लर आ एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेता हूँ। ब्लर तो नहीं है बेटा, मेरे पास जो सामने क्लियर क्लियर है सही है सर। सही है सर। ब्लर नहीं आ रहा, सामने सिस्टम में उसमें क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो ब्लर जो है आपका फिर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। टू द कर्व एट अ अब ठीक है पॉइंट, सर। हाँ ठीक है। वैसे बोर्ड से मैं थोड़ा हट जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा साइड में, तो आपको और क्लियरिटी बढ़ जाएगी इसमें। अंडर नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट 35 mm, 35 mm above the baseline। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने के बाद। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं थोड़ा समझा दूंगा क्वेश्चन को, इसके बाद सीधे ड्राइंग स्टेप्स पर हम जाएंगे। क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ, किसी को अगर थोड़ा लिखने में नोट डाउन करने में प्रॉब्लम जा रही है तो, कंस्ट्रक्ट अ साइक्लॉइड व्हेन द डायमीटर ऑफ द रोलिंग सर्कल। पहली चीज इसमें नई टर्म आई है, रोलिंग सर्कल। रोलिंग सर्कल मतलब क्या हुआ? जो सर्कल रोल करेगा उसे हम बोलेंगे रोलिंग सर्कल, यानी कि जो सर्कल घूमेगा, रोल करेगा, उससे हम कहते हैं रोलिंग सर्कल। तो रोलिंग सर्कल डायमीटर दिया हुआ 50 mm, और साथ साथ में हमें टेंजेंट नॉर्मल भी ड्रॉ करना है टू द कर्व, यानी कि जो कर्व बनाएंगे, यानी कि साइक्लॉइड बनाएंगे, उसके ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है और वहां पे टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है। उस पॉइंट की लोकेशन दी हुई है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए, पॉइंट की लोकेशन क्या और डिस्टेंस कहाँ से है, यही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कहीं से भी डिस्टेंस मार्क कर दो। तो पॉइंट की लोकेशन क्या 35 mm है, अब बोला है, यानी कि किसी डिस्टेंस से, किसी लोकेशन से ऊपर है। 35 mm अबव द बेस लाइन, यानी कि जो पाथ है, इस पाथ के ऊपर वो सर्कल रोल कर रहा है, उस पाथ को ही बोलेंगे बेस लाइन। उस पाथ की जो लाइन को हम ड्रॉ करेंगे उसे हम बेस लाइन बोलते हैं। तो उस पाथ से मुझे 35 mm ऊपर जाना है, अबव जाना है, और वहां पे कर्व के ऊपर, यानी कि साइक्लॉइड के ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है, वहां पे टेंजेंट नॉर्मल मुझे ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ में ही आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। अब बात करते हैं स्टेप्स पे, कैसे हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जैसे जैसे बनाते जाऊंगा, मैं रुकूंगा भी बीच में, जैसे जैसे मैं बनाते जाऊंगा 1 by 1 स्टेप, आपसे पूछता भी जाऊंगा, और वैसे वैसे आप बनाते जाइए ताकि आपको डाउट्स ना आए। और साथ साथ में अगर आपको लगता है तो स्टेप्स को आप किसी कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर सीक्वेंस आपको याद रहे। सबसे पहला काम रहेगा एक सर्कल ड्रॉ करना।
अभी याद रखिए इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइक्लॉइड पूछा है अपन से और टेंजेंट नॉर्मल पूछा है, यानी कि साइक्लॉइड और टेंजेंट नॉर्मल तीन चीज को डार्क बनाना, बाकी सारा फिगर लाइट बनेगा, उसको डार्क नहीं बनाना है। ठीक है, तो अभी एच पेंसिल को टच नहीं करना है, 2H या 3H में जो पेंसिल आप यूज कर रहे हैं उसी पेंसिल से आप अभी काम करिए, एच पेंसिल अभी यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में डायमीटर कितना दिया है सर्कल का, यानी कि रोलिंग सर्कल का डायमीटर दिया 50 mm 50 mm गिवन। तो बच्चे सबसे पहले कंफ्यूज यहीं पे होते हैं, मैं देखता हूँ एग्जाम में यूनिवर्सिटी कॉपी चेक करता हूँ, बच्चे गलती से लीक करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है हमें, रेडियस। बच्चे डायमीटर लेकर ड्रॉ करते हैं सर्कल। तो याद रखें डायमीटर रेडियस में अंतर पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में डायमीटर दिया है तो डायमीटर देखें, उसको रेडियस में कन्वर्ट करें, रेडियस दिया तो उसी रेडियस को लेकर ड्रॉ करें। सर्कल प्रॉपरली सही साइज का होना चाहिए। क्वेश्चन में डायमीटर दिया 50 mm और कॉम्पास से अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे वी नीड रेडियस, तो 50 डायमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 25। तो याद रखें 25 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। कई बच्चे 50 का ड्रॉ करते हैं, क्लास में बताने के बाद भी 50 का ड्रॉ करते हैं। तो याद रखें यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ, और ये सर्कल कितने का, 25 रेडियस का, कितने का होगा 25 रेडियस। हाँ 50 नहीं लेना है, बच्चे जनरली 50 लेते हैं, मुझे पता है ना। बच्चे एग्जाम में भी जल्दी वैसा करते हैं, बस 50 देखा और सर 50 लिया रेडियस है, क्वेश्चन आपका वहीं गलत हो जाता है। तो आप क्या करना है, देखना है कि मुझे हमेशा रेडियस चाहिए सर्कल ड्रॉ करने के लिए, और कॉम्पास में यहाँ पे कौन सी पेंसिल लगाओगे 2H या 3H, मुझे लाइट इंप्रेशन चाहिए इसका। अब जैसे ही सर्कल आप ड्रॉ करेंगे 25 रेडियस का, ऑलरेडी एक सेंटर आपके पास होगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट ही आपने सर्कल को ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल के मुझे बराबर 12 हिस्से करने हैं। आई हैव टू डिवाइड दिस सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट, मुझे इसके 12 बराबर पार्ट करने हैं। अब आपने शायद किए हो या ना किए हो, मगर ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होगा इसके 12 में बराबर पार्ट कैसे करूंगा। ये कह सकते हैं केक है मेरे पास, किसी बर्थडे केक है, मुझे 12 लोगों में डिवाइड करना है, बिल्कुल बराबर ही बटना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 पार्ट करेंगे इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड दिस सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट। कैसे करेंगे, ड्राफ्टर आपके पास ऑलरेडी है, मार्जिन के हिसाब से ड्राफ्टर आपने सेट किया है। तो इस सेंटर से होती हुई वर्टिकल लाइन जब आप ड्रॉ करोगे तो ये बराबर 200 में डिवाइड हो जाएगा, और इस सेंटर के या सेंटर से एक लाइन आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और इसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि मैंने सर्कल को बराबर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार ड्राफ्टर का वर्टिकल स्केल हो, एक बार हॉरिजॉन्टल स्केल आप ड्रॉ करें, यूज करें, और उस सेंटर पे जाके वहां से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। यू कैन इजीली डिवाइड दिस सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब बात करते हैं इसको 12 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 पार्ट होने, यहाँ पे 3 होने, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 4 12, इस तरह से पार्ट होंगे। तो आप देखिए इस तरह से पैसा याद रखिए, हमेशा 12 पार्ट करने से पहले इसको बराबर 4 हिस्सों में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। इस तरह से इसके बराबर 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इसके सर्कमफेरेंस पे 4 पॉइंट निकल के आ रहा है। एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल जाएगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा मुझे, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। यानी कि जैसे ही हम 4 इसके पार्ट करेंगे हमें टोटल पॉइंट्स कितने मिलेंगे इसके सर्कमफेरेंस पे, 4 पॉइंट्स मिलेंगे। कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 4 पॉइंट्स मिलेंगे। कौन आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज स्टूडेंट्स टाइम पे आएंगे तो क्लास में एंट्री मिलेगी, मैं एंट्री नहीं दूंगा आपको क्लास में। ठीक है, जब टाइमिंग मेंशन करते हैं उसी टाइम पे आपको एंट्री करनी है क्लास के अंदर, नहीं तो आप प्लीज मत आइए क्लास में, 20 क्लास में मत आइए, कुछ समझ में भी नहीं आया कुछ भी। तो इसके सर्कमफेरेंस पे 4 पॉइंट मिलेंगे। जब मैं इसको बराबर 4 में डिवाइड करूंगा, मुझे लेना है कॉम्पास। क्या लेना है मुझे, कॉम्पास लेना है। कॉम्पास में डिस्टेंस क्या लेना है, हमेशा इस सर्कल का रेडियस लेना है, जो भी रेडियस हो। तो इसका रेडियस कितना है 25, तो 25 रेडियस लेना है कॉम्पास में। एक बार इस पॉइंट पे जाना है, इस पॉइंट पे जाके रेडियस डिस्टेंस लिया कॉम्पास में मैंने, एक बार यहाँ पे कट करना है, और मुझे एक बार इस तरफ भी कट करना है, दोनों तरफ कट करना है। किसको सेंटर मानते हो, इस पॉइंट को सेंटर मानते हो। सिमिलर मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, आप डिस्टेंस अगेन क्या लेना मुझे, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको सेंटर मानते हो, एक बार मुझे यहाँ पे कट करना है, इसको सेंटर मानते हुए मुझे यहाँ पे कट करना है। फिर इस पॉइंट से अगले पॉइंट पे हम आए, इसको सेंटर मानते हुए हमने एक बार इसे यहाँ पे कट किया, और इसको सेंटर मानते हुए एक बार हमने यहाँ पे इसे कट किया। अब लास्ट पॉइंट बचा ये वाला, इसको सेंटर मानते हुए डिस्टेंस लेना है, अगेन रेडियस, सब में डिस्टेंस रेडियस ही होना चाहिए सर्कल। इसको सेंटर मानते एक बार यहाँ
तरह से कट करेंगे लाइक दिस, और एक बार इस तरह से कट करेंगे लाइक दिस। तो इस तरह से 8 पॉइंट्स हमारे और जनरेट हो जाएंगे। ये सारे आर्क्स लगाने के लिए भी आपको लाइट पेंसिल यूज करना है। अब जैसे ही सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए, आप क्या करेंगे, अपोजिट जो पॉइंट्स होंगे उनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। अगर अपोजिट पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो सेंटर से पास होना चाहिए, यानी कि सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए। अगर इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहे हैं सारे की सारी लाइन, इसका मतलब आपका पार्टीशन करने का तरीका बिल्कुल सही है। और अगर आपने इन सब लाइंस को ज्वाइन किया, ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने पार्टीशन सही तरीके से नहीं किए हैं। तो आप देखेंगे कि ये सर्कल के मैंने बिल्कुल बराबर 12 हिस्से यानी कि 12 पार्ट्स कर लिए। अब जैसे ही 12 पार्ट्स हो जाते हैं, हम यहाँ पे नेमिंग कर देंगे। याद रखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में नेमिंग और डायमेंशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनिंग भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। डायमेंशनिंग कर देता हूँ, उसका डायमीटर मुझे ऑलरेडी पता है, दिस डायमीटर इज इक्वल टू 50 mm। यहाँ लिख देता हूँ 550। 550 5 का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे? 5 मतलब क्या हुआ, जो आप 5 पढ़ते हैं फिजिक्स में? 5 का मतलब क्या होता है ड्राइंग के टर्म्स में? यानी कि 5 सिंबल ड्राइंग में कब यूज करते हैं, जब हमें डायमीटर को रिप्रेजेंट करना है। 5 मीन्स डायमीटर, ठीक है। जब भी डायमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे तो यू कैन यूज सिंबल 5। जैसे डायमीटर को 5 से करते हैं, रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज डायमेंशनिंग की जो आने वाले क्लासेस में ऐसे ऐसे टॉपिक कवर में करते जाऊंगा, आपको बताते भी जाऊंगा। तो 5 हमेशा याद रखिएगा, 5 से कंफ्यूज नहीं होना है। इट रिप्रेजेंट्स इज डायमीटर, ठीक है। डायमीटर 50 है। और इसकी नेमिंग की बात करूं तो नेमिंग मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और इसी ऑर्डर में करना है, इसी ऑर्डर में करना है। अब क्यों करना है ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। जब फिगर बनाऊंगा ना बाकी का, तब मैं बताऊंगा मैंने ऐसी नेमिंग क्यों की। तो इसकी नेमिंग कर दीजिए 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट वाला ये हो जाएगा 12। और जहां पे 12 होगा ना, उसी को मैं पी नाम दूंगा। 12 और पी दोनों की नेमिंग क्या होगी, सेम होगी। और इसके सेंटर को मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेंटर को मैं कैपिटल सी नाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओ से नाम से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, इसको सी नाम से रिप्रेजेंट करेंगे हम, सी फॉर सेंटर, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे 12 नंबर ऑफ सेंटर्स आने वाले हैं, C1 C2 C3, इसलिए वहां पे मैं सी नेमिंग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, सर्कल ड्रॉ किया विच इज हैविंग 25 mm रेडियस, और फिर मैंने सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए, इसकी नेमिंग कर दी, इसकी डायमेंशनिंग कर दी। तो सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा। अच्छा मुझे बताएं, सब लोगों का इतना हो गया तो आगे बढ़ूं मैं, अगले स्टेप बताऊं फिर मैं आपको। थोड़ा टाइम का विशेष ध्यान देना है। वी हैव जस्ट 30 मिनट्स मोर। सर 2 मिनट्स। अभी नहीं हुआ आपका ना? हाँ सर, अभी नहीं हुआ, बस 2 मिनट सर। चलो जल्दी बना, जल्दी थोड़ा बना। रिपीट कर दीजिए, मेरा वीडियो रुक गया था। इसके सर्कल के 12 पार्ट करने हैं हमें। 4 पार्ट वैसे कर ले जैसे ड्राफ्टर से करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें थ्रू इट सेंटर, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें थ्रू इट सेंटर। तो रेडियस लेना है और ये 4 पॉइंट मिलेंगे आपको, 1 2 3 4, ये टोटल 4 नंबर ऑफ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, ऑन इट सर्कमफेरेंस, ठीक है। सर्कमफेरेंस यू विल गेट 4 पॉइंट, और बारी बारी से इन 4 पॉइंट्स पे जाना है और रेडियस लेना है कॉम्पास में, और सर्कमफेरेंस पे कट करते आना है दोनों तरफ। यहाँ से भी दोनों तरफ कट करेंगे, यहाँ पे यहाँ से भी यहाँ पे, और यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ से भी यहाँ पे कट करेंगे, और यहाँ पे कट करेंगे। इस तरह से 8 पॉइंट जनरेट हो जाएंगे, और फिर अपोजिट पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, आपके 12 का 12 पार्ट आ जाएंगे, है ना। इस तरह से आप उसको 12 पार्ट में बराबरली डिवाइड कर सकते हो। चलो आगे बढ़े फिर अपन। अब मैं क्या करूंगा, पार्ट ड्रॉ करूंगा। ये पाथ कितना लंबा पाथ होगा ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेंथ कितनी होगी पाथ की, 2πr होगी ना, इसको सर्कमफेरेंस को अगर ये कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन के लिए है तो ये हो जाएगा, पाथ हो जाएगा 2πr। तो सॉल्व करो इसको, ये कितना आएगा 2 × 22/7, और रेडियस कितना था इसका
रेडियस था इसका 25। सॉल्व करो कितना आया ये, 2 इंटू 22/7 इंटू 25। ये यूनिट अभी किसमें, ये एमएम में, इसमें यूनिट है, ये भी एमएम में चल रहा है अभी, ठीक है। बताओ ये 157 के सर अराउंड आएगा। 15.7 सेंटीमीटर, 15.7 सेंटीमीटर। अभी बेटा ये एमएम में था ये 25, तो एमएम में बताओ मुझे। और डायमेंशनिंग करनी है ना हमेशा, वो 157। एमएम ही करनी है। 157 पॉइंट, सर 157 नहीं नहीं 157 पॉइंट कुछ आ रहा है 14 आगे, सर 14 एग्जैक्ट आ रहा है 14 157। नहीं एग्जैक्ट नहीं आएगा, 14 mm। और राउंड फिगर में आप कह लो इसको सेंटीमीटर में, आपके लिए ही हो जाएगा 15.7 ले लो, ठीक है चल जाएगा इतना। 15.7 सेंटीमीटर लेके ड्रॉ करेंगे, मगर डायमेंशनिंग में कितना लिखेंगे, mm, यानी कि 157.14 mm लिखना है डायमेंशनिंग में। डायमेंशनिंग 15.7 मत लिखना गलती से भी, डायमेंशनिंग में हमेशा mm का डायमेंशन देना है, क्योंकि इन इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय डिफॉल्ट ऑल डायमेंशंस आर इन mm, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये लाइन की लाइन कितनी होगी, 157 यानी 15.7 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 15.7 के बराबर होगी। इस पॉइंट नाम एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यू नाम दे रहा हूँ मैं, ये इसका दूसरा एंड है ना, तो इसको मैं क्यू नाम दे रहा हूँ। याद रखे पी से लेकर क्यू की जो लेंथ होगी ये होगी 15.7 सेंटीमीटर। मगर बात करें डायमेंशनिंग की, तो यहाँ पे डायमेंशनिंग कर देता हूँ मैं 157.14। तो डायमेंशनिंग में हमेशा mm वाला डायमेंशन आपको शो करना है। कौन सा वाला करना है आपको, mm वाला, सेंटीमीटर वाला कभी नहीं करना है। डायमेंशनिंग काफी नीचे कर दी क्योंकि थोड़ा सा पार्ट मुझे कंस्ट्रक्शन का भी करना है, इसलिए डायमेंशनिंग मैंने काफी नीचे कर दी इसका। कितना साइज था ये था 157.14। ये 157.14 अगर मैं कहूँ इस लेंथ के लाइन ड्रॉ करो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्केल पे इसको लेना संभव नहीं है। तो आपको 15.7 सेंटीमीटर ले लो, सफिशिएंट है। छोटा सा डॉट हल्का सा बढ़ जाता है तो इतना बढ़ जाएगा आगे रफली। तो 15.7 सेंटीमीटर ले लो लेंथ पी से क्यू तक की, सब में ले भी लिया हुआ। अब बात करते हैं अगली स्टेप में। अगली स्टेप में मुझे क्या करना है, इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले पी को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ पी को नीचे। अब मुझे क्या करना है, मैं ये कहूँ आपसे कि पी से लेकर क्यू तक की जो लाइन है मैंने ड्रॉ किया, जो पाथ को ड्रॉ किया है, इस लाइन को मैं उतना नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दूं जितने मैंने सर्कल के किए हैं। यानी कि सर्कल कितने पार्ट किए मैंने, 12 इक्वल पार्ट किए हैं। तो मुझे पी से लेकर क्यू तक के भी 12 इक्वल पार्ट करना है, यानी कि पी से लेकर क्यू तक की लाइन के बराबर बराबर 12 पार्ट करने हैं। तो ये बराबर पार्ट कैसे होंगे, 15.7 डिवाइड बाई 12, इस तरह से कैलकुलेट करके आप पार्ट नहीं कर सकते, करेंगे बड़े छोटे पार्ट थोड़े बहुत हो जाएंगे। तो इसका एक तरीका होता है, इसका एक मेथड होता है। कभी भी किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल नंबर ऑफ डिविजन में आप डिवाइड करना चाहते हैं, इसका एक मेथड होता है। वो मेथड में इसमें आपको बता देता हूँ। वो मेथड ये है कि मुझे पी से लेकर क्यू तक के पार्ट करने हैं ना, तो मैंने क्या किया है, पी पॉइंट पे गया और यहाँ से एक एंगल पे यहाँ पे एक लाइन मैंने ड्रॉ करी लाइक दिस। अब बात करते हैं ये एंगल मुझे कैसे लेना है, कितना लेना है। तो ये एंगल आप 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के आसपास तक ले सकते हो। कितना, 20 to 40 डिग्री के आसपास तक कोई भी एंगल ले लें, और प्रोटेक्टर से मेजर करके इस एंगल को ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। रफली बस एक लाइन खींचते हैं आप अंदाजे से 20 से 25-30 डिग्री के आसपास या 35 डिग्री के आसपास कोई भी एंगल लेके, रफली ये एंगल लेके आप बस रफली लाइन ड्रॉ कर ले। मगर ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ये लाइन कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। किसी भी एंगल पर ड्रॉ कर लें, कोई दिक्कत नहीं, मेजरमेंट करके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर ले 20 से लेकर 40 डिग्री के आसपास, जो भी एंगल आप लेना चाहते हो। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो लाइन है इससे मुझे
कट करना है, यानी कि इस पे मार्किंग करनी है, इस पे पॉइंट मार्क करने हैं। कितने मार्क करने हैं? जितने पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए। कितने मार्क करने हैं? जितने पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए मुझे? 12 पॉइंट चाहिए, यानी कि यहाँ 12 पार्ट मुझे करने थे, तो उतने ही पार्ट मुझे यहाँ करने होंगे। तो उसके लिए हम लेंगे कॉम्पास। क्या लेंगे इसके लिए? हम कॉम्पास लेंगे। तो कॉम्पास लेना है, कॉम्पास में कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, उसके लिए भी आप फ्री हो। ऐसा नहीं कि 1 mm 2 mm या 1 सेंटीमीटर, जो भी आपको लगे वो डिस्टेंस आप ले लें, मगर याद रखें पहले वाले कट करने के लिए जो डिस्टेंस आप लेंगे सब में वही डिस्टेंस आपको फॉलो करनी है, यानी कि डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं करनी। फिर तो मैंने सपोज डिस्टेंस लिया, कुछ भी डिस्टेंस कॉम्पास में ले ले, यहाँ पे कट कर दिया साइन को, तो एक पार्ट मुझे ही मिला। उसी डिस्टेंस से मैंने आगे कट किया, दूसरा मिला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। कितने पार्ट कर दिए मैंने इसके? 12 पार्ट कर दिए। याद रखें कि पहले वाले पार्ट में जो डिस्टेंस मैंने कॉम्पास में लिया था वही डिस्टेंस मुझे सारे पार्ट में लेना है। वो डिस्टेंस अब एक बार में फिक्स कर दिया है, जो वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ चेंज हो गया तो इसके बराबर पार्ट नहीं होंगे, फिर वो भी बड़े छोटे पार्ट होंगे। तो यहाँ पे कितने पार्ट किए? 12 पार्ट किए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे 12th पार्ट आ जाएगा, यानी कि सबसे आखिरी पार्ट, तो उससे आप इस क्यू को ज्वाइन कर दें। उससे क्या करेंगे? आप क्यू को ज्वाइन कर दें। ठीक है? तो जैसे ही मेरा लास्ट वाला पार्ट मुझे मिल जाएगा, सबसे आखिरी जो एंड पॉइंट जहां तक मुझे इस लाइन के बराबर पार्ट करने हैं, उस पॉइंट से मैं इसको ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन करने के बाद अब पूरा खेल है डॉक्टर का, है ना? क्योंकि क्या करूंगा मैं, इसके बराबर पार्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे एडजस्ट हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैंने कुछ पॉइंट मार्क किए हुए हैं। अगर इन पॉइंट से मैं इस आखिरी वाली लाइन जो मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर इन पैरेलल लाइंस को इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक मैं लेके जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट जो मिलेंगे वो बराबर डिविजन पे होंगे। यानी मुझे इसको करना कैसे होगा? करने के लिए ड्राफ्टर लेना है, ड्राफ्टर को लूज करना है ना? एल शेप का स्केल, वहां पे एक लूजिंग स्क्रू होगा, उसको आप लूज कर लें। और लूज करने के बाद ड्राफ्टर को इस लाइन पे जो मैंने ज्वाइन किया है ना, इस लाइन पे लाके रख दे। और एक स्केल जो लंबा वाला स्केल, जो हॉरिजॉन्टल वाला, ये इस पे मैच हो जाए। क्या हो जाए? इस पे, इस लाइन में बिल्कुल मैच हो जाए। जैसे ही मैच हो जाए, ड्राफ्टर को आप टाइट कर दें। ड्राफ्टर को टाइट कर देंगे तो आप ड्राइंग शीट पर, यानी कि वर्क स्पेस पर, आप कहीं पे भी ड्राफ्टर को लेके जाएंगे तो वो वहां से उस जो लॉन्गर स्केल था एल शेप का, उससे लाइन ड्रॉ करोगे तो इसके पैरेलल हमेशा लाइन होगी वो, क्योंकि आप ड्राफ्टर को इस लाइन के हिसाब से आपने एडजस्ट किया है ना। तो जो लाइन आप जब भी ड्रॉ करोगे उस स्केल से, पर्टिकुलर उस स्केल से, तो आप जब भी लाइन ड्रॉ करोगे वो हमेशा लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो क्या करना है? उसी स्केल का उपयोग मुझे करना है, यूज करना है। और इस पॉइंट पे जाना है मुझे, इस पॉइंट पे उस ड्राफ्टर को रखना है, उसी स्केल का यूज करना है, और यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगी? ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। इस तरह से इसी प्रोसीजर को मुझे यहाँ तक लेके आना है, यानी कि इसी प्रोसीजर को मुझे अब रिपीट करना है। एक बार यहाँ ले गया, ये सारी लाइन्स क्या होंगी? आपस में पैरेलल होंगी, और पैरेलल होनी भी चाहिए। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो ये आपस में पार्ट बराबर नहीं होंगे। पार्ट बराबर नहीं होंगे तो आपका जो साइक्लॉइडल कर्व है उसमें पॉइंट पी की लोकेशन गलत मिलेगी। गलत मिलेगी तो कर्व आपका सही किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। तो रफली मैंने इसे मार्क कर दिया है अभी, क्योंकि मेरे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, तो रफली मैंने इसको मार्क कर दिया है ना। तो रफली मैंने मार्क कर दिए सारे पॉइंट्स को। अब वो मैं इनकी नेमिंग भी कर देता हूँ। पहला पॉइंट था, इसको 1 डैश, इसको 2 डैश, इसको 3 डैश, इसको 4 डैश, इस तरह से नेमिंग करूंगा मैं। 6 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 डैश, 11 डैश, और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसकी नेमिंग कर देता हूँ 12 डैश। ठीक है सर? हाँ बोलो। सर ये जो लाइन में हमने जो 12 पार्ट्स किए हैं सर, उसको कंपास से सर कितने डिस्टेंस पे लेके करना है? कॉम्पास है, अच्छा ये डिस्टेंस हाँ सर, ये कुछ सर भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है।
ना? सर और कंपास तो वो का इससे सर वो जो ओरिजिन है वो कहाँ रखना है सर? क्या करना है? वो जो कंपास का जो ओरिजिन है वो कहाँ रखना है सर? ये देखो, पहले तो पी पर रखोगे, सेट करोगे, यस सर। फिर उसी हाँ। डिस्टेंस पे आगे जाओगे। अब ये पॉइंट आ गया ना, फिर इस पे रखोगे, फिर कट करोगे, फिर अगले वाले पॉइंट पर रखोगे, फिर कट करोगे, फिर अगले वाले पॉइंट पर फिर कट करोगे। इस तरह से कट करना है, ठीक है? ओके सर। जो नेक्स्ट टू द पॉइंट यस आता सर। जाएगा उसको सेंटर मानते हुए आगे की तरफ कट करते जाए। मगर याद रखें, पहले वाले पार्ट में जो डिस्टेंस आपने मेंटेन किया है, सेम डिस्टेंस आपको सारे डिविजन के लिए चाहिए। डिस्टेंस फिर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस आपको वही कॉमन रखना होगा अगर आप बराबर 12 पार्ट चाहते हैं तो। नहीं तो क्या होगा, डिस्टेंस आप कम ज्यादा लोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस कम ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको बराबर 12 पार्ट ही आएंगे। तो ये जो मेथड था किसी भी लाइन को इक्वल नंबर ऑफ डिविजन में ब्रेक करने का या डिवाइड करने का, ये मेथड है, ये मेथड इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत जगह अपन करेंगे। काफी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे बार बार इस मेथड का यूज करने वाले। तो इस तरीके से क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पी से क्यू की लेंथ होती 12 सेंटीमीटर, में कहूँ उसको 12 mm में 12 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो आप क्या करते हैं, 12 डिवाइड बाई 12 1 सेंटीमीटर, एक पार्ट 1 सेंटीमीटर होता है, डायरेक्टली कर लेते। मगर मैं कहूँ आप 17.695 ये लेंथ है और इसको मुझे 11 पार्ट में डिवाइड करना है, तो फिर दिक्कत आ जाएंगी आपके पास। वो कैलकुलेटर से भी करोगे तब भी राउंड फिगर नहीं आएगा। तो वहाँ क्या करते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। इस मेथड से क्या होता है, कोई भी डिस्टेंस हो, हम किसी भी लाइन सेगमेंट को एन नंबर ऑफ जितने भी डिजाइड इक्वल पार्ट है उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? जल्दी करना है, अपने पास ओनली 50 सर मेरे मिनट को इसका बाकी है। यूज में जाए ट्रांसफर का। यूज नहीं आता? चलो क्लास के नहीं बाद, आता। चलो क्लास के बाद मुझे कॉल करना, मैं बताता हूँ तुमको। ठीक है, क्लास के बाद करना, मैं अगर हो सकेगा यस सर। ड्राफ्टर ड्राफ्टर लेके मैं बोर्ड पे लगा दिखा दूँ, जैसा भी होगा। मैं क्लास के बाद कॉल करना, मैं जैसा भी बेस्ट पॉसिबल हो करता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, यस सर। सबका इतना हो गया ना? इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ से क्यू से एक लाइन ड्रॉ कर दो ऊपर। क्या करना है, क्यू से एक लाइन ड्रॉ करना है। याद रखें, ये जो लाइन ड्रॉ की थी ना आपने, ये जो लाइन थी ये इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए थी, यानी कि ये जो लाइन थी इसके 90 डिग्री होनी चाहिए थी। अगर इस लाइन को टेढ़ा कर दिया आपने, 1 डिग्री भी टेढ़ा कर दिया तो गलत हो जाएगा। सिमिलर उसी वे में ये जो लाइन ड्रॉ करनी है, इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, इसलिए ड्राफ्टर को सही से यूज करें। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास थी ऑलरेडी मैंने बताया था आपको ड्राफ्टर कैसे यूज करना है। अच्छा, ये लाइन की लेंथ कितनी लोगे? ये लाइन की लेंथ कितनी लोगे? ये लोगे सर्कल के डायमीटर बराबर, यानी 50। कितनी लोगे? इसकी लेंथ लोगे 50 mm, इसके डायमीटर के बराबर। और जैसे ही लेंथ आपकी आ जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करूंगा फ्रॉम पॉइंट 11, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट 11। 11 से ड्रॉ करूंगा तो एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा मैं। 10 से ड्रॉ करूंगा तो एक लाइन में यहाँ ड्रॉ हो जाएगी लाइक दिस। उसके बाद 9 से ड्रॉ करूंगा तो एक लाइन मेरी यहाँ पे आएगी। 8 से ड्रॉ करूंगा तो एक लाइन मेरी यहाँ पर आएगी। ठीक है, 7 से ड्रॉ करूंगा तो एक लाइन मेरी लाइक यहाँ कहीं बनेगी। और एक बार मैं 6 से ड्रॉ करूंगा तो लाइन जो है लगभग ऐसी कुछ बनेगी, समथिंग हियर। तो इस तरह से लाइंस आप ड्रॉ कर लें। आप ये ध्यान दें चीज में, अगर ये लाइन आप 11 से ड्रॉ कर रहे हैं तो अगर पार्टीशन आपके सही तरीके से हुए हैं तो ऑटोमेटिकली ये लाइन है वो 1 से पास होगी। 10 से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 2 से पास होगी। 9 से ड्रॉ करेंगे तो सेंटर C और 3 से पास होगी। और अगर आप 8 से ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 से पास होगी। 7 से ड्रॉ करेंगे तो 5 से पास होगी। और 6 वाली तो सेपरेट है ही, 12 की तो ऑलरेडी नीचे बन चुकी है। ठीक है, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लें, यानी कि जितने भी पॉइंट्स के सर्कमफेरेंस मैंने मार्क किए थे, सारे पॉइंट से मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और वहां तक उस बाउंड्री तक मुझे लेके जानी है। अभी तक जो भी पार्ट था पूरा कंस्ट्रक्शन का पूरा पार्ट कैसा था, लाइट है, लाइट था। ठीक है, अभी डार्क पेंसिल मैंने यूज भी नहीं की है। सर यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? हाँ बताओ।
सर वो जो इससे पहले हमने जो ड्राफ्टर रखा था, वो जो लाइन क्यू को मतलब जो क्यू को टच कर रही है जो लाइन, वहां पे जो हमने ड्राफ्टर रखा था, तो सर वो हाँ, ड्राफ्टर रखा किधर था सर? क्यू पे रखना है और आपको ड्राफ्टर लूज करके क्या करना है, पहले ये पी क्यू पे सेट करना है उसको, जो बड़ा वाला है ना स्केल ड्राफ्टर का, पी यस क्यू सर। पे सेट करें आप, वो टाइट कर लें तो क्या हो जाएगा, जो वर्टिकल स्केल हो जाएगा वो क्या है, जो लाइन ड्रॉ करोगे वो पी क्यू से देगा परपेंडिकुलर, वर्टिकल स्केल लें और आप उसको पी क्यू पे जाके लाइन ड्रॉ कर लें। ड्रॉ कर लेंगे तो क्या हुआ, जो लाइन होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल इस पी क्यू के परपेंडिकुलर होगी। ओके सर। ठीक है, अब हो जाएगा ना। यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है, और भी कोई कुछ में प्रॉब्लम आए प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, तुरंत पूछना है मुझसे। ठीक है, नहीं तो आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, एक भी स्टेप आपने स्किप कर दी तो। सब लोग का यहाँ तक हो गया तो बताओ, मैं आगे बताता हूँ फिर आपको। यस सर। Yes, sir. हो गया, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पॉइंट मार्क किए थे ना मैंने पीछे के बीच तक, अच्छी बताता हूँ फटाफट मैं आपको। दो चीज, एक क्वेश्चन मैंने बताया शुरू में बताया था मैंने आपको कि मैंने एसी में नेमिंग क्यों किया है, इसलिए किया है कि जब ये चक्का बोल दे इसको, ये व्हील बोल दे, टायर बोल दे, ये रोलर बोल दे, जैसे जैसे ये रोल होता हुआ आगे बढ़ेगा, 1.1 डैश पे आएगा, 2 वाला 2 डैश पे आएगा, 3 वाला 3 डैश पे आएगा, 4 वाला 4 डैश पे आएगा, 5 वाला 5 डैश पे आएगा, इस तरह से ये 12 पर 12 डैश पे आएगा। इसलिए इस तरह की ऑर्डर में नेमिंग करनी है एंटी क्लॉकवाइज वे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये मैंने बताया था आपको, उसका जवाब मैंने दे दिया। अब अगली स्टेप में क्या करना है, मुझे जितने भी पॉइंट मैंने मार्क किए ना, यहाँ से वर्टिकल लाइन लेकर जानी है, क्योंकि ये लाइन की थी ना, इसके पहले ड्रॉ करनी है, यानी कि पी क्यू के परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। और ये लाइन को कहाँ लेके जाना है, ये सेंटर लाइन तक लेके जाना है। सेंटर लाइन यानी कि सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर है, इस सेंटर से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बीच वाली लाइन ही हुई है ना, 9, 3 और सी तीनों की लाइन कॉमन है इस कंडीशन में, तो इसी लाइन तक मुझे लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, इसे ऊपर लेके गए, यहाँ से इसे लेके गए, मतलब सेंटर वाली लाइन तक मुझे लेके जाना है। याद रहे ये लाइन सब कैसी होंगी, पी क्यू लाइन के परपेंडिकुलर, बिल्कुल 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर एक भी डिग्री अंतर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर से करेंगे तो एक भी डिग्री का अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। इस तरह से क्या करना है, सारे पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे, इसलिए मैंने इसको अलग कलर की चौक से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इनकी नेमिंग कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये 1 डैश से ड्रॉ किया था ना मैंने, तो ये पॉइंट नंबर 1 हुआ था, उसको मैंने C1 नाम दिया, इसको मैंने C2 नाम दिया, इसको C3, इसको 3, एक काम करता हूँ 3 यहाँ नेमिंग कर देता हूँ मैं। तो ये C2 हो गया, C3 हो गया, ये C4, ये पॉइंट C5, ये वाला पॉइंट C6, C7, C8, C9, C10, C11 और ये C12, यानी कि मुझे C1 से लेकर इस C1 को मैं बड़ा लिख देता हूँ, ये C1 हो गया ताकि आपको आसानी से विजिबल हो जाए। तो C1, C2, C3 से लेकर मुझे C12 तक सेंटर्स मिले हैं। कितने सेंटर मिले हैं, 12, यानी कि जितने मैंने पार्ट किए थे सर्कल के, 12 पार्ट किए थे, उतने ही मुझे सेंटर मिले हैं। तो C1 से लेकर C12 तक मुझे 12 नंबर ऑफ सेंटर्स मिल चुके हैं। अब चाहो तो इनको मार्क कर देता हूं मैं, एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये मार्क में कर रहा हूँ तो आपको नहीं करना है, छोटा सा डॉट होना चाहिए बस। डॉट मीन्स इट इज हैविंग नो डायमेंशन। ये डॉट थोड़ा बड़ा बड़ा सी बना रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, आप ऐसा कर देंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 नंबर का मिलेंगे सर। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं, सबसे बन गया, सबके 12 के 12 सेंटर आ गए। यस सर। C1 से लेकर C12 तक सबके आ गए ना। यस सर। यस सर। चलो अब मुझे कट करना है बस। कट करने के बाद पॉइंट्स मिलेंगे और इन सारे पॉइंट को जोड़ देंगे, साइक्लॉइड बन जाएगा। देखिए वो पॉइंट में से मुझे कैसे मार्क करना है, मुझे क्या करना है, अगेन मुझे लेना है कॉम्पास। क्या लेना है, कॉम्पास लेना है, यानी कि प्रकार को मुझे लेना है और इसका लेना है रेडियस। जो भी सर्कल मैंने लिया है उसका मुझे लेना है रेडियस।
इसका साइज कितना था, 50 था। रेडियस कितना हो गया इसका, 25। तो कॉम्पास में लेना है 25। क्या लेना है, 25। कॉम्पास में 25 लिया। इस C1 से लेकर C12 तक ये सारे के सारे सेंटर है। क्या है, सेंटर। इसी मैंने O नाम नहीं दिया था इसको, इसने C नाम दिया था इसको। तो सारे के सारे क्या सेंटर है, यानी कि 1 बाय 1 सारे सेंटर पे मुझे इसको कॉम्पास को रखना है और 1 बाय 1 मुझे कट करना है। कैसे कट करना है देखिए, डिस्टेंस के लिए कॉम्पास में रेडियस, सारे डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, रेडियस लेके कट करना है। तो डिस्टेंस क्या लिया, रेडियस लिया। पहले नंबर 1 का सेंटर कौन सा, C1 है। पहला सेंटर क्या है, C1। C1 पे रखना है, यानी कॉम्पास को रखना है C1 पर। और C1 पे रखा क्या इसका 1। ध्यान से याद रखिए, सेंटर नंबर 1 ये क्या है, C1, यानी कि सेंटर नंबर 1। तो अगर C1 को सेंटर मानते हुए कट करना चाहूं तो मुझे लाइन नंबर 1 को कट करना है। लाइन नंबर 1 कौन सी है, ये जो लाइन है लाइन नंबर 1, देखिए ये कौन सी लाइन है, ये दिस इज लाइन नंबर 1। यानी कि आप कह सकते हो 11 और 1 की दोनों की लाइन एक ही है, कॉमन लाइन है। तो इसी लाइन को काटना है मुझे, किसको सेंटर लेते हुए, C1 को सेंटर लेते हुए। डिस्टेंस क्या लेना है, इसका रेडियस। रेडियस लिया मैंने, C1 को सेंटर लिया, क्योंकि सेंटर नंबर 1 लिया था मैंने। तो यानी कि 1 वाली जो लाइन है उससे कट करना है। तो कट किया तो लगभग लगभग यहाँ पे कट होगा, ठीक है। फिर डिस्टेंस तो वही रखना है मुझे, इसका रेडियस। अब सेंटर नंबर 2 पे मैं जाऊंगा, तो सेंटर नंबर 2 पे रखा मैंने। अब लाइन नंबर 2 को करना है। लाइन नंबर 2 कौन सी है, 10 और 2 दोनों की लाइन एक ही है, यानी कि इसी लाइन को कट करना है। तो C2 को सेंटर मानते हुए मैंने यहाँ पे कट कर दिया। एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला था साइन के ऊपर, एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला, ठीक है। अब C3 को देखूंगा मैं, C3 को सेंटर लेना है और 3 वाली लाइन को कट करना है। 9C3 तीनों की लाइन कॉमन है, एक ही लाइन। तो C3 करते हुए इस लाइन को कट करना है। तो लगभग लगभग मैंने कट किया, यहाँ पे कट हो गया, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला। अब C4 पे जाना है। लाइन नंबर 4 कौन सी है, 8 और 4 की लाइन ये है, यानी कि इस लाइन को कट करना है। और C4 पे गया ऐसा, और यहाँ पे मैंने ऐसा कट कर दिया कॉम्पास से। कट करने के बाद एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। अब सेंटर नंबर 5 पे जाना है मुझे। डिस्टेंस लेना, सब में डिस्टेंस का रेडियस लेना है मुझे। यहाँ तक डिस्टेंस बता दीजिए। क्या हुआ सर, वो डिस्टेंस कितना लेना है सर? डिस्टेंस हमेशा रेडियस लेना है मुझे। सेंटर नंबर 1 पे रखूंगा, लाइन नंबर 1 को कट करूंगा। सेंटर नंबर 2 लूंगा, लाइन नंबर 2 को कट करूंगा। सेंटर नंबर 3 लूंगा, लाइन नंबर 3 को कट करूंगा। सेंटर नंबर 4 लूंगा तो लाइन नंबर 4 को कट करूंगा, यहाँ पे कट होगा ये, ठीक है। सेंटर नंबर 5 लूंगा तो क्या, सर रेडियस सेम रहेगा ना, मतलब कंपास में? हाँ, सब में रेडियस लेना है, सब में डिस्टेंस सेम लेना, रेडियस। सेंटर नंबर 5 पे गया तो 5 कौन सी है, ये लाइन 5 की है। 5 7 दोनों ही कॉमन लाइन है, तो साइन को कट करूंगा तो यहाँ पे कट होगा, ठीक है। 6 पे जाऊंगा तो कट नहीं होगा, लाइक टेंजेंट, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। तो ये कट नहीं होगा, यहाँ पे हल्का टच होगा, टच होगा जहाँ पे, तो ये कट रहेगा यहाँ पे। 7 पे जाऊंगा, C7 पे, 7 की लाइन कौन सी है, ये लाइन 7 की है, ये वाली जस्ट इसके नीचे वाली। तो ये यहाँ पे कट होगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। 8 पे करूंगा तो यहाँ पे होगा। 9 पे करूंगा यहाँ पे कट होगा। 10 पे करूंगा तो यहाँ पे होगा। 11 पे करूंगा यहाँ पे होगा। 12 पे कट करूंगा तो 12 C12 को अगर धक्के कट करूंगा तो यहाँ पे टच होगा, यानी कि इस तरह से मुझे सारे पॉइंट मिल जाएंगे। सबको समझ में आ गई मेरी बात? चाहो तो इसकी नेमिंग कर सकते हो, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 नेमिंग कर दूंगा तो ऐसी बात है, क्योंकि अब बोर्ड पे इतनी नेमिंग हो चुकी है तो मैं P1 से लेकर P12 तक नेमिंग नहीं करना चाहता। आपको हो सकता है कि बाकी चीज आपको विजिबल नहीं है, इसलिए आप चाहें तो स्पेस आपके पास ऑलरेडी हो गई, तो आप चाहें तो नेमिंग कर देंगे P1, P2, P3 लाइक दिस, P12 तक। जैसे ही ये सारे डिस्टेंस आ जाएंगे, यानी कि सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, आगे सारे पॉइंट आपका ये कौन सा, ये C2 पॉइंट था, है ना। जैसे ही ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो P से क्या करना है, मुझे कर्व स्टार्ट करना है, और जो सारे पॉइंट मैंने मार्क किए ना अभी, इन सारे पॉइंट से पास होता हुआ, इन सारे
पॉइंट से पास होता हुआ एक मैं स्मूथ कर्व ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इन सारे पॉइंट से पास होता हुआ मैं एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करूंगा। देखिए बन गया साइक्लॉइड। ये कर्व कैसा रहेगा, थोड़ा सा थिक रहेगा और डार्क रहेगा, यानी कि इसको एच पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे। कौन सी पेंसिल से ड्रॉ करेंगे इसको, एच पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे। तो ये कर्व जितना स्मूथ होगा, जितना अच्छा दिखेगा, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मार्क्स इसी कर्व के हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सर ये अब मैं कर्व वाला एक बार और बता दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे ना P1 से लेकर P12 तक। फिर क्या करना है, P से P1 को ज्वाइन करना है, P1 से P2 को, P2 से P3 को, P3 से P4 को। इस नहीं तरह सर, वो से पॉइंट समझ नहीं आया। ये पॉइंट मेरे समझ में नहीं आई, आपका वीडियो अटक रहा था। अच्छा, वीडियो अटक रहा था आपका, जल्दी करें बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास भी है आपकी। कुछ नहीं करना, रेडियस लेना है आपको। क्या लेना है, रेडियस। हमेशा सब में रेडियस लेना है। सेंटर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए अपन ने, C1 से लेकर C12 तक। बारी बारी से हर एक सेंटर पे आपको कॉम्पास रखना है, और जिस नाम का सेंटर है, यानी कि C1 C2, जिस नाम का सेंटर है उस नाम की लाइन को कट करते जाएं आप। C1 पे रखेंगे 1 लाइन को कट करना है, C2 पे रखेंगे लाइन नंबर 2 कट करना है, C3 पे सेंटर लेंगे लाइन नंबर 3 को कट करना है, लाइक दिस। C4 पे रखेंगे लाइन नंबर 4 कट करना है, C5 पे रखेंगे लाइन नंबर 5 कट करना है। यानी कि जिस नाम के सेंटर पे आप कॉम्पास को रखेंगे, उसी नाम की लाइन को या उसी नेमिंग की लाइन को आप कट कर दें। जैसे सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे C1 से लेकर C12 तक, तो आपको 12 नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन सारे पॉइंट्स को आप स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दिए, स्टार्ट कीजिए P से, खत्म कीजिए Q पर, तो एक कर्व आपको मिलेगा। वो कर्व हो जाएगा साइक्लॉइड। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, यस सर। हो जाएगा। ये एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन, चाहे आपका MSc मान लो, चाहे आपका मेन एग्जाम मान लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता ही होता है, आता ही आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही आया हुआ। सबसे बन गया यहाँ तक? अगर सबसे बन गया तो बता दूं फटाफट, टेंजेंट नॉर्मल भी, क्योंकि 5 या 5 मिनट ही मैं आपकी मैक्सिमम दे पाऊंगा। यस सर बन गया। बताऊं टेंजेंट नॉर्मल? यस सर। टेंजेंट नॉर्मल में क्या कंडीशन दी थी क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ था टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मुझे कर्व पे एक पॉइंट मार्क करना है, और वो पॉइंट की लोकेशन क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, 35 mm होगी। कितनी होगी, 35 mm। कहाँ से होगी, बेस लाइन से। बेस लाइन यानी कि PQ, यानी कि वो पाथ जिसके ऊपर सर्कल रूल कर रहा है, यानी कि PQ से कितने ऊपर जाना है मुझे, 35 mm, और एक पॉइंट मार्क करना है, वहां पे मुझे टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले क्या किया, PQ लाइन पे गया, यहाँ से मुझे कितने ऊपर जाना है, 35। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कितना है, ये रेडियस है 25, थोड़ा सा यहाँ ले लिया मैंने, ये डिस्टेंस ले लिया। सपोज ये डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 35। कितना हो गया ये, 35 डिस्टेंस हो गया। कितना हो गया ये, 35। और मैं इस लाइन से अगर आगे बढ़ता हूँ, इस तरफ कर्व की तरफ बढ़ता हूँ, तो जहां पर भी लाइन इस कर्व को कट करेगी, वो पॉइंट मुझे मिल जाए। इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट नॉर्मल बना के दिखाना है। ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इस तरह से मुझे पॉइंट मार्क करना है। जैसे क्या यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट 35 मिलेगी। आप सोचे कॉम्पास से रख के यहाँ से कट कर दूं तो उसमें डिस्टेंस कम ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह से कभी भी इस पॉइंट को मार्क ना करें। मार्क करने का तरीका ये सबसे बेस्ट है। और 38 डिस्टेंस से ऊपर गया मैं, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली पैरेलल टू लाइन PQ। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमेशा आपकी 35 ही रहेगी। तो डिस्टेंस 35 हो गई, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। जनरली अभी तक हम M नेमिंग करते आए हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी M नेमिंग कर दी। सबसे निकल जाएगा पॉइंट M। यस सर। अब पॉइंट M पे जाना है मुझे, और डिस्टेंस लेना है इसका रेडियस। क्या लेना है, सर्कल का रेडियस। रेडियस कितना है, 25। 21 डिस्टेंस लेना है कॉम्पास में। M पे जाना है, किससे जाना है, M पॉइंट जो भी फाइंड आउट किया है, M पे फाइंड आउट किया है, और मुझे सेंटर लाइन को कट करना है। कौन सी लाइन को,
सेंटर लाइन को, यानी कि जिस लाइन पे मुझे C1 C2 C3 पॉइंट मिले ना, मुझे उस लाइन को कट करना है। जहां पे वहां पे पॉइंट मिलेगा तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे दिया मैंने? एक्स। एम को सेंटर लेना है और डिस्टेंस लेना है सर्कल का रेडियस। एम को सेंटर लेते हुए सेंटर लाइन को कट करना है। सेंटर लाइन को कट जहां पे करेंगे आपको एक पॉइंट मिलेगा। पॉइंट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट मैंने एक्स नाम दिया। अब जैसे ही एक्स पॉइंट आएगा वहां से एक लाइन आप नीचे ले आए, वहां से एक लाइन बिल्कुल नीचे ले आए, किसके परपेंडिकुलर ले आए? पी क्यू के परपेंडिकुलर। कहां तक लेके आना है? बेस लाइन तक लेके आना है। कहां तक लेके आना है इसको? बेस लाइन तक। जहां पर भी ये बेस लाइन का एक पॉइंट मार्क कर दें और इस पॉइंट को नाम दे दे एन। क्या नाम दे दें? एन। क्या नाम देंगे? एन। यानी कि एम को सेंटर मानते हुए सेंटर लाइन को कट करना है, रेडियस डिस्टेंस देते हुए जहां पर भी सेंटर लाइन पे कट होगा यू कैन मार्क दिस पॉइंट एज एक्स, और एक्स से एक लाइन बिल्कुल नीचे आपको लेके आना है टूवर्ड्स लाइन पी क्यू, जहां पे दोनों का इंटरसेक्शन होगा। यू विल गेट अ पॉइंट, नेम दिस पॉइंट एज एन। क्या नाम दिया मैंने इसको? एन नाम दिया। और जैसे एन मिलेगा ना, एन से एम को जोड़ दो। क्या करेंगे? एन से एम को जोड़ देंगे, को आगे बढ़ा देंगे, एन कर देंगे, तो ये डैश हो जाएगा, ये एन डैश। इस क्वेश्चन में क्या होगा? पहले बनेगा नॉर्मल। अभी तक जो करते आए थे उसमें पहले अपन ने क्या बनाया था? टेंजेंट ड्रॉ किया था, मगर साइक्लॉइड में जब टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करोगे हमेशा पहले नॉर्मल बनेगा। तो एन और एन डैश क्या हो गया? ये हो गया नॉर्मल। एन को एम से ज्वाइन करो, उस लाइन को आगे बढ़ा दो, एक्सटेंड कर दो, एन एंड डैश रिप्रेजेंट नॉर्मल, और इस पे ड्राफ्टर एन एंड डैश पे, ठीक है, और एम पास जाते हुए लाइन ड्रॉ। तो ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा टी डैश। तो टी टी डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसका टेंजेंट। आपको ऑलरेडी पता है टेंजेंट नॉर्मल का रिलेशन क्या होता है आपस में, दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर नॉर्मल आ गया तो टेंजेंट आप आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। क्या करोगे? एन एंड एस पे डॉक्टर सेट करो, एन पॉइंट पे जाओ और दूसरा जो स्केल है डॉक्टर का उसको यूज करो और उस पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दो, तो वो लाइन एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आ जाएगी। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? किसी कोई भी डाउट है? नो बन जाएगा, एग्जाम में आएगा, बनेगा क्वेश्चन आपसे ये। सर हाँ बताओ मुझे। टेंजेंट एक बार फिर से एक सेकेंड बता रहा हूँ मैं, अटेंडेंस ले रहा हूँ, एक सेकेंड में बता रहा हूँ आपको। मैं फिर से बताया था आपको टेंजेंट नॉर्मल, अगर आपको डाउट है तो। यस सर। आज वॉइस क्लियर है ना? यस सर। ओके। क्या डाउट है इसमें? बताओ जल्दी बताओ मुझे। टेंजेंट कैसे बनना? नॉर्मल सबसे बन जाएगा। यस सर। अब मुझे क्या करना है? ड्राफ्टर लेना है। ड्राफ्टर एल शेप में होता है, पता ना आपको ड्राफ्टर कैसा होता है? देखो बस बता रहा हूँ यहाँ पे, एक स्केल ऐसा होता है ड्राफ्टर का और एक स्केल ऐसा होता है ड्राफ्टर का, यस ठीक है ना? यहाँ पे एक होल होता है, यहाँ पे एक होल के साथ एक आपको स्क्रू लगा होता है। तो ये वाला स्केल यहाँ से लूज करो पहले, और ये वाला जो स्केल है इसको उठाओ, इसको घुमाओ थोड़ा, घुमाने के बाद इसको इस पे रख दो, इस पे एंड डैश पे आप रख दो। इस तरह से रखो कि इस लाइन से पूरा ये स्केल का ये लाइन है, एज है, ये पूरी मैच हो जाए। अगर एन एंड डैश से इसका मैच हो रहा है, इसको फिर टाइट कर दो। क्या कर दो? एन एंड डैश है ना ये, इस पे ये वाला स्केल, लंबा वाला स्केल जो है हॉरिजॉन्टल वाला स्केल, उसको आप एडजस्ट कर दो ताकि लाइन पे पूरा मैच हो जाए, और फिर इसको टाइट करो। टाइट करने के बाद क्या हो गया? ड्राफ्टर को हिलाओगे आप कहीं पे भी तो क्या होगा? स्केल तो ऐसे ही रहेगा, और जब भी लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा? ये एन एंड डैश के पैरेलल लाइन देगा। कौन सा स्केल? ये वाला स्केल। जब भी ड्रॉ करोगे तो आपको एन एंड डैश के पैरेलल लाइन देगा। मगर ये स्केल क्या है?
ये जो वर्टिकल स्केल है वो हमेशा रहता है इसके परपेंडिकुलर। तो क्या करना है, अगर आपने इस वाली स्केल को एन इंडेक्स पे सेट किया और डॉक्टर को टाइट कर लिया उसी पोजीशन पे, तो ये स्केल को लो और ये स्केल को लोगे क्या करोगे आप, इस एम पॉइंट पे आओगे, इस स्केल लाइन खींचोगे ना तो क्या हो जाएगा, इस स्केल से लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगी बिल्कुल एन इंडेक्स के परपेंडिकुलर होगी। तो मगर याद रखना है जब लाइन ड्रॉ करोगे आपको एम पॉइंट पे जाना है, फिर वहां से लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से लाइन ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली वो एन इंडेक्स से परपेंडिकुलर होगी, 1 डिग्री का भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। यस सर, थैंक यू। अगर फिर भी दिक्कत लग रही है तो एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको, इस एम पॉइंट पे जाओ, ये लाइन बन चुकी है एन डैश, इस पॉइंट पे जाओ और यहाँ पे रखो चांदे को, यानी कि प्रोटेक्टर को, ऐसा रख लोगे, ऐसा चांदे को ऐसा रख लोगे। यस सर। ऐसा रखने के बाद क्या करोगे, यहाँ पे 90 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क करो, उस पॉइंट को ज्वाइन करो से और एक लाइन ड्रॉ कर लो, बन जाएगा इस एन इंडेक्स के परपेंडिकुलर टी डैश। ऐसा भी कर सकते हो मगर इसमें लगेगा टाइम, इसमें आप 1 मिनट लगा सकते हो, मगर ड्राफ्टर में तो एक 5 सेकेंड मैक्सिमम 10 सेकेंड में वो ड्रॉ कर लोगे आप। ये खासियत ड्राफ्टर की है। अब बताएं इस क्वेश्चन में और कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं, सबसे बन जाएगा, एग्जाम में आता है तो। यस सर। यस मजा आया इसको ड्रॉ करने के बाद? Yes, sir. मजा आया? चलो चलो Yes, ठीक है, sir, मैं बहुत एक्सपेक्ट करूंगा, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि शाम तक आप इसको पेयर ड्रॉ करेंगी और अपने जो ग्रुप है उस पर सेंड करेंगे, ठीक है, ताकि उसके अंदर कुछ भी मिस्टेक आप करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स कुछ होंगे तो मैं आपको बता पाऊँ, ताकि उस पर थोड़ा वर्क आप कर पाए, ठीक है। क्लास खत्म हो गई, आप लोग, अब मैं अटेंडेंस भी ले चुका हूँ तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपका अभी नेक्स्ट क्लास भी होगी ना इसके बाद। नो सर, नहीं है।